आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, तारीख 4 मई। मैं हूं पूनम कौशल। भारत में कोरोना के मामले 42,000 के पार, 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. कुछ ढील के साथ शुरू हुआ तीसरा लॉकडाउन, शराब की दुकानों पर भीड़। दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है, उस निर्णय को उचित नहीं मानता। मजदूरों के रेल टिकट पर सियासी संग्राम, कांग्रेस के सरकार से सवाल। हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे टीपू सुल्तान की कहानी और आज का फैक्ट चेक, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य खबरों के साथ मैं अखिल मित्तल। देश भर में लॉकडाउन के तीसरे चरण में अनेक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। देश भर में शराब की दुकानें खुलने पर भारी भीड़ दिखाई दी। कई जगह पुलिस को स्थिति पर काबू करना पड़ा। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। करीब 10 दिन पहले राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 42,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक लोगों का स्वस्थ होना अच्छा संकेत माना जा रहा है। विभिन्न राज्यों से हजारों मजदूरों को लेकर विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार पहुंच रही हैं, लेकिन इन श्रमिकों से रेल किराया वसूली का मामला तूल पकड़ गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों की आपत्ति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया है कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया था तो पीएम केयर्स के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया गया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने अगली सूचना तक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी। दुनिया भर में 35 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और 2,47,000 से अधिक की जान गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान के राष्ट्रपति ने किया था। रूस में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वहां 10,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश भर से विशेष श्रमिक ट्रेनों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ये योजना अब मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर विवादों में है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी मजदूरों का किराया चुकाएगी, तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुनिए नितिन ठाकुर की ये रिपोर्ट। पहले तो देश भर के मजदूर लॉकडाउन में जहां तहां फंसे रहे, लेकिन जब सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई तो खुद विवादों में उलझ गई। ये विवाद श्रमिकों से किराया वसूलने और न वसूलने को लेकर हो रहा है। विपक्षियों का आरोप है कि सरकार भूखे मजदूरों से टिकट का पैसा ले रही है, तो सत्तारूढ़ दल बचाव में कह रहा है कि 85% किराया केंद्र और 15% राज्य सरकार चुका रही है, न कि यात्री। इस बीच तमाम विरोधाभासी बयानों के बीच वो लेटर सामने आया है जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा वसूलें और फिर रेलवे को दें। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह जानकारी दे रही हैं। जो रेलवे की चिट्ठी है वो अगर आप क्लॉज 11 ये देखें तो उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है
कि जो टिकट की सेल है, जो बिक्री है, वो किस तरह से होनी है। यानी कि ये जो जिम्मा है वो राज्यों को दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करें और लिस्ट बनाए मजदूरों की। लगभग 1200 मजदूर होने चाहिए और उनसे जो है पैसा लिया जाना चाहिए और वो रेलवे को वो पैसा दिया जाना चाहिए। यानी कि वो टिकट जो है वो फ्री के नहीं है, उस टिकट के लिए चार्ज किया जाएगा। और उसमें अगर 11A का क्लॉज देखें तो आप साफ तौर पे देखेंगे कि रेलवे ने ये गाइडलाइन निर्धारित की है कि वो पैसा रेलवे मंत्रालय को जाएगा जो स्टेट कलेक्ट करेंगे। इस बीच लखनऊ में आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने एक ऐसे श्रमिक से बात की जो नागपुर से लखनऊ तक टिकट किराया देकर पहुंचा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आप लोग कब चले, कहां से चले, कैसे चले, क्या आप लोगों से पैसे भी लिए गए? जी सर, नागपुर से हम लोग चले हैं और हम लोग को 505 रुपया टिकट भाड़ा लिया गया है। 7:30 बजे हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और सुबह यहाँ लखनऊ में पहुँचे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रमिकों से किराया लेने पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया था, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाबी ट्वीट करके सरकार का बचाव किया था। उन्होंने लिखा था, कुछ लोग टिकट पोस्ट करके पूछ रहे हैं कि यदि टिकट बेचे नहीं जा रहे तो ये क्या है। हर श्रमिक एक्सप्रेस के लिए रेलवे ने राज्य सरकार को 1200 टिकट दिए हैं। राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वो टिकट किराया देंगी और फिर टिकट मजदूरों को दिए जाएंगे। जब श्रमिकों से किराया वसूली की बात सामने आई तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करके कहा कि हर सूबे में कांग्रेस ये खर्च उठाएगी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। किराया वसूली पर मचे इस घमासान में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक सरकार को घेर रहे हैं। और तो और बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तक ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल अधिकतर राज्य सरकारें अपने हिस्से का किराया भरने को तैयार हो गई हैं, मगर अहम सवाल हैं कि जिन श्रमिकों ने भूखे पेट भी किराए भरे उनके पैसे वापस किए जाएंगे या नहीं, और क्या अब वाकई किसी से कोई पैसा लिया जाएगा या नहीं। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो। जानकारी दे रहे थे नितिन ठाकुर। बढ़ते हैं आगे। देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और कुछ नई रियायतें शर्तों के साथ दी गई हैं। लेकिन देश के कई जिलों में गफलत और अव्यवस्था भी दिखी। खास तौर से शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में जब प्रशासन ने पाया कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो शराब की दुकानें बंद करवा दी गईं। दिल्ली झील चौक पर ऐसी ही शराब की एक दुकान पर मौजूद थे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। दिल्ली में शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी, उसके बाद पुलिस ने अलग अलग इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करा दिया है। मैं इस वक्त झील चौक के इलाके में मौजूद हूं। सुबह जो ये शराब की दुकान खुली थी उसको अब यहां पर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया है, क्योंकि यहां किसी भी तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, वैसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस तरीके से लोग भारी संख्या में शराब खरीदने के लिए क्यों निकल पड़े हैं। इस इलाके के मजिस्ट्रेट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसके बाद आप लोगों ने शराब की दुकान बंद करा दी है। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया है कि दुकान खुली और सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल जो है मेंटेन नहीं हो रहा है, हम लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस के सहयोग से जो है अभी दुकान जो है फिलहाल बंद करा दी गई है। और दुकान वाले को, वाइन शॉप ओनर जो डीलर है, उसको डायरेक्शन दिया गया है कि प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो गोले हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, आप उसको पहले बनाइए। देन विद द हेल्प ऑफ पुलिस पर्सनल जो है इसको खोला जाएगा और सोशल डिस्टेंस में जो है प्रोटोकॉल को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया था कि रेड जोन के इलाके में अगर राज्य सरकार किसी तरीके से छूट देती है तो वहां पर 2 गज की दूरी होगी और 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि पूरी तरीके से भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई है तो भीड़ को हमने डिस्पर्स कर दिया
और फिलहाल जो है शॉप को जो है क्लोज करने का ऑर्डर दे रखा है और जैसे ही हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, दुकान खुलवाई जाएगी। स्थिति साफ है कि लोग जिस तरीके से कानून का पालन नहीं कर रहे थे, हल्की सी उनको छूट दी गई, उसके बाद भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े यहाँ पर शराब खरीदने के लिए। अब यहाँ पुलिस और जो जिला प्रशासन इस पूरे इलाके का है वो पहुँचा हुआ है और ज़्यादातर जो दुकानें हैं उसको पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 427 मामले सामने आए हैं। ऐसा लगा नहीं कि लोग रियायतों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। राजधानी के उत्तम नगर इलाके में सड़कों पर काफी ट्रैफिक देखा गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी शराब की दुकानों पर भीड़ जुटने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक को सुनिए। दवा और दारू, जी हाँ, अगर ये कहावत एक साथ कहीं जुड़ती है और कहीं चरितार्थ हो रही है तो इस लॉकडाउन 3 में हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में बाकी तमाम दुकानें इसलिए बंद है क्योंकि रेड जोन में है, लेकिन ये जो शराब की दुकानें हैं, जो दारू के ठेके हैं, उसे खोल दिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर लोगों की लाइनें, यहाँ पे लोगों की खरीदारी, लंबी लाइन है, लोगों ने मास्क लगा रखा है और ये लंबी लाइन शराब की खरीदारी के लिए, क्योंकि बहुत समय से लोगों को पूरे लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद थी और लोगों को नहीं मिल रहा था। पूछते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग सुबह से लगे लाइन में? अभी तक मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? ब्लैक में था? कुछ नहीं मिल रहा था अभी तक। गोमती नगर में तो फिलहाल कुछ नहीं था, पर लेटेस्ट अभी जो आज ओपन हुआ है तो निकले हैं फिर घर से। लगता है ये ज़रूरी है? सर थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है। बिल्कुल निकले हैं, आज लगभग 1-1.25 महीने बाद स्टार्ट हुआ है। इससे 2 फायदे हैं, जो काफ़ी लोग तो घर में ही रहेंगे, दूसरा गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट होगा। अप्रॉक्स 1.25 लाख करोड़ 1 ईयर में वो यूपी गवर्नमेंट को आ रहा है। तो यही बात है, सरकार के आय के सबसे बड़ा स्रोत है। इनसे ही पूछते हैं, सर आप जो बैग लेकर के आए हैं, क्या कम पड़ गई थी या अभी से स्टॉक करेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ लेने आया हूँ, स्टॉक तो किया नहीं था। सरकार ने जैसे ही इन ठेकों को खोला है वैसे ही लोगों की लाइनें हल दिखाई दे रही हैं। दवा और दारू, कह सकते हैं कि रेड जोन में सिर्फ यही दुकान खुली है और अगर खाने पीने के एसेंशियल चीज़ों को छोड़ दे तो जिस इलाके में गोमती नगर की ये बड़ी दुकान है, इसलिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कम से कम 1-1.25 मीटर की दूरी ज़रूर बना रखी है। सरकार के सबसे बड़े आय का साधन आबकारी विभाग अब काम करने लगा है तमाम जोनों में, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या फिर ग्रीन जोन हो। संजय कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसमें नोएडा शहर भी आता है, उसे रेड जोन में रखा गया है, लेकिन क्या खुला है और क्या नहीं, इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। इसी बारे में आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने जिला अधिकारी सुहास एलवाई से बात की। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं नोएडा डीएम सुहास एलवाई। सर, एक सवाल जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत कंफ्यूजन है। लोग कई बार जोन्स की बात करते हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन, फिर कई बार लोग बात करते हैं कंटेनमेंट जोन की। तो नोएडा को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? दूसरी एक बात सर, कई लोगों को नहीं मालूम मेड आएगी नहीं आएगी, प्राइवेट कंपनी में हम काम करते हैं, जा सकते हैं नहीं जा सकते। सर थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात पे। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और बहुत स्पष्ट रूप से नियमों को जनता को प्रेस और सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया गया है। आप जानते हैं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर को रेड जोन में रखा गया है। जिले को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन वह है जहां पूर्व में केसेस पाए हैं, उसके अगल बगल के इलाके हैं, वहां सिर्फ आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति रहेगी, चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति रहेगी। इसके अतिरिक्त जो बाहर कंटेनमेंट जोन के बाहर है, तो वहाँ पे कई गतिविधियों को अनुमति दिया गया है कंडीशंस के साथ। इंडस्ट्रीज को अनुमति दिया है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए अनुमति दिया है कंडीशंस के साथ, शॉप्स, कई शॉप्स को खोलने की अनुमति दिया है जो आवश्यक वस्तुओं को बिक्री करती है। तो अतः मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, एज वी मूव अहेड, जब आगे जाएंगे पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, परंतु हमें सावधानी बरतनी होगी और सेल्फ रेगुलेशन की तरह हमें ध्यान देना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कोई भी अगर नियम तोड़ता हुआ दिखेगा, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में अल्कोहल शॉप की बात करें तो पुलिस वालों को कई दुकानें बंद करनी पड़ी। नोएडा के अंदर अगर आपने ऐसी कोई दुर्घटना अभी तक सुनी हो कि लोग ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि नोएडा में भी लाइनें काफी लंबी हैं? अभी तक ऐसे कोई मेजर इशू बिल्कुल नहीं बनी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहले से ही योजना बनाई गई थी कि जब भी अल्कोहल शॉप्स खुलेगी
तो वहाँ पुलिस फोर्स रहेगी, वहाँ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। तो जहाँ भी ऐसे ये सूचनाएं मिली है कि जितने अनुमन्य है उससे ज़्यादा लोग गए हैं, तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा तत्काल उसको निस्तारित किया गया है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि जैसे हम आगे जितने भी इंडस्ट्रीज हो या और यूनिट्स को खोलते हैं, हमें रियलाइज़ करनी होगी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी हमें उतनी शिद्दत के साथ लड़नी है। अगर कोई लापरवाही करते हैं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं बिहार में लॉकडाउन 3 में किसी तरह की नई छूट नहीं दी गई है, बता रहे हैं पटना से आज तक संवाददाता सुजीत झा। बिहार में लॉकडाउन का तीसरा चरण आज शुरू हो गया है, लेकिन जहां तक छूट की बात है, खासतौर पर पटना में देखें तो कोई छूट नजर नहीं आ रहा है। जो लॉकडाउन 2 में जो छूटें मिली थी उसी आधार पर लॉकडाउन 3 में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पटना रेड जोन में है और पटना के डीएम ने स्पष्ट कहा है कि कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने ये गृह मंत्रालय का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सारे जिला अधिकारियों को ये जरूर निर्देश दिया था कि अपने अपने जिले की स्थितियों को देखते हुए आप इसमें रियायत दे सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जिस जिले से बात की है, कहीं से भी किसी प्रकार के अतिरिक्त छूट की जो आज से मिलनी चाहिए उस प्रकार के छूट कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन 2 में था वही लॉकडाउन 3 में है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिहार सरकार का, उसमें गृह सचिव ने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार का जो प्रावधान है लॉकडाउन का 3 का, उससे ज्यादा कड़ाई से हम लोग बिहार में इसको लागू कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि बिहार में लगातार नए केस आ रहे हैं। अभी तक की सूचना के मुताबिक 525 है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नए क्षेत्रों में ये फैल रहा है। देश में शराब की दुकानों पर जो भीड़ उमड़ रही है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए और लोगों ने इसे हल्के फुल्के मजाक का विषय भी बनाया। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में ये एक गंभीर विषय है कि क्यों शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर ने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस बारे में बात की। दिल्ली में भी कई जगहों पर छूट दी गई, खासतौर पर शराब की दुकान में लोगों की भारी भीड़ दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। आप उसको क्या कहेंगे? देखो, ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। कोई निर्णय हो गया है जाने अनजाने में और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। लॉकडाउन का तीसरा चरण है, बहुत सारे ऐसे बड़े शहर जो हैं वो रेड जोन में आते हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है। उनके लिए किस तरीके की हिदायत आप एज ए स्वास्थ्य मंत्री देना चाहेंगे? देखो, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब तक हम रेड जोन में हैं तब तक तो हमको जितनी ज़्यादा सख्ती बनाई जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है, वो करनी चाहिए। क्योंकि आखिर हम रेड जोन में हैं, हमारे मुकाबले देश में लोग बाकी ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है। इसी से ये पता लगता है कि हमारी स्थिति बाकियों से खराब है और हमारे यहाँ पर जो है बाकियों की तरह अभी फ्रीडम वापस लौटाने का समय नहीं आया है। ये बड़ा स्पष्ट रूप में हमें नज़र आता है। यहाँ के केसेस का नंबर, यहाँ के अंदर जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, यहाँ जिस प्रकार से हमें आउटब्रेक्स को और ज़्यादा गहराई से कंट्रोल करना है, जिस तरह से यहाँ और ज़्यादा गंभीरता से हाउस टू हाउस सर्वे करने हैं। तो ये थे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं आगे। बीते 24 घंटों में 2500 से अधिक नए मामलों के साथ अब भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की तादाद 42,500 से अधिक हो गई है।
अब तक 11,706 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। भारत में अब ठीक होने की दर भी 27% से अधिक है। राहत की खबर केरल से भी है, जहां संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। यहां बीते 24 घंटों में 61 और मरीज ठीक हो गए हैं और अब प्रांत में कुल 34 एक्टिव केसेस हैं। इसी बीच ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ राहतों के साथ तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। देश भर में कोरोना वायरस को लेकर और क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन गुप्ता। तीसरे फेज में बढ़ाए गए लॉकडाउन का आज पहला दिन है। देश के तमाम हिस्सों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और उसी हिसाब से छूट दी गई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना संक्रमण के ताज़ा मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब तक टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 people have been cured. It is such a positive news that this is the highest number in terms of cured patient noted till date. और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब कोरोना के मामलों की संख्या 13,000 के करीब है। राज्य सरकार ने तीसरे फेज के लॉकडाउन में मुंबई और पुणे को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। पुणे और मुंबई में प्राइवेट ऑफिस और उद्योग पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में सील रखने का आदेश है। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में कहां और क्या छूट मिलेगी, ये वहां के कलेक्टर तय करेंगे। वहीं गुजरात में तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या पहले ही चिंता का विषय थी। अब लगातार हो रही मौतें भी डरावने संकेत दे रही हैं। पिछले सिर्फ 3 दिनों में गुजरात में कोरोना के चलते 76 लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या गुजरात में कोरोना से मरने वाले 290 लोगों के 1/4 से भी थोड़ी सी ज्यादा है। उधर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमित मामलों का आंकड़ा 4,500 को पार कर गया है। यहाँ रविवार को कुल 427 केस सामने आए। दिल्ली में एक दिन में संक्रमितों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ बीएसएफ के मुख्यालय में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ब्लॉक 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर में एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे पहले रविवार को भी दिल्ली में बीएसएफ के 25 जवान संक्रमित पाए गए थे। अब बीएसएफ के कुल 54 जवान संक्रमित हैं। वहीं सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में 2 और जवान संक्रमित मिलने के बाद इस बटालियन से सामने आए संक्रमितों की संख्या 137 हो गई है। कोरोना के चलते परीक्षाएं टलने का दौर भी जारी है या उन्हें ऑनलाइन कराने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में यूपीएससी ने सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा लॉकडाउन की वजह से फिलहाल टाल दी है। ये परीक्षा 31 मई को होनी थी। अब परीक्षा की नई तारीख की घोषणा 20 मई को की जाएगी। उधर पश्चिम बंगाल से समाचार ये है कि यहाँ कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों पर विवाद है। ममता सरकार पर कोरोना के मामले छिपाने का आरोप लग रहा है। पिछले दिनों आज तक के साथ बातचीत में राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कोरोना का डेटा छिपाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में हाल ही में ममता बनर्जी ने माना था कि राज्य में 105 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, लेकिन इनमें से 72 संक्रमितों को कई और बीमारियां थीं, इसलिए इन्हें कोरोना से हुई मौत न कहा जाए। उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर कोई संक्रमित साइकिल से गिरकर मर जाए तो क्या इसे कोरोना संक्रमण से हुई मौत माना जाएगा। अब आज केंद्रीय दल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की मौत की दर 12.8% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यानी यहाँ हर 100 संक्रमितों में से 13 की जान जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल अब सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। जानकारी दे रहे थे अमन गुप्ता। दुनिया भर में 300 से ज्यादा संस्थान कोविड-19 के लिए वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। बीते सप्ताह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल सुर्खियों में रहा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने के मोर्चे पर दुनिया भर में और क्या हो रहा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी सुप्रीत अनेजा। महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया में हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 35 लाख के पार पहुंच गई है और इस बीच बहुत से देश इसकी वैक्सीन की खोज में जुट गए हैं। दुनिया भर के देशों में सैकड़ों लोग कोविड-19 को रोकने के लिए संभावित वैक्सीन लगवाने के लिए वॉलंटियर्स भी बन रहे हैं।
लगभग 100 अनुसंधान समूह कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, जिसमें से करीब 1 दर्जन समूह मानव परीक्षणों के शुरुआती चरणों में जुट गए हैं। पिछले सप्ताह यूरोप में कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ था, जहां 2 स्वयंसेवकों को इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टर एंड्रयू पोलार्ड, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैक्सीन अध्ययन का नेतृत्व कर रहे हैं, वे बताते हैं कि हम वास्तव में एक दूसरे के साथ किसी मुकाबले में नहीं हैं, बल्कि महामारी कोरोना वायरस के विरुद्ध है और हमें वास्तव में उस दौड़ में अधिक से अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता है। चीन के सिनोवैक और सिनोफार्म नए कोरोना वायरस को विकसित करके और उसे मारकर निष्क्रिय टीकों का परीक्षण कर रहे हैं। ये शॉट कैसे अलग होते हैं, इस बारे में कंपनियों ने अभी बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन प्रौद्योगिकी की कोशिश पोलियो शॉट्स और कुछ प्रकार के फ्लू वैक्सीन पर पहले से जांची हुई है। उधर अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर्स ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए एंटी इबोला ड्रग रेमडेसिविर के आपातकालीन इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई है। इस एंटीवायरल दवाई का निर्माण करने वाली बायोटेक कंपनी के सीईओ का कहना है कि कोविड-19 से जूझने का पहला संभव वैज्ञानिक उपचार आगामी सप्ताह में अमेरिकी अस्पतालों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। रेमडेसिविर ने दुनिया भर के अस्पतालों में नैदानिक परीक्षण में लक्षणों की अवधि को 15 दिन से घटाकर 11 कर दिया है। एक दवा में जान बचाने, अस्पतालों पर दबाव कम करने और लॉकडाउन के कुछ हिस्सों को उठाने की शक्ति होगी। मार्च महीने से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई भी काफ़ी चर्चा में रही है। कुछ पश्चिमी स्टडीज़ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बेशक कोरोना वायरस के इलाज में बेअसर करार कर दिया है, लेकिन चीन के एक ताज़ा शोध में कुछ और ही सामने आया है। इस शोध के मुताबिक इस एंटी मलेरिया ड्रग ने कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों में मृत्यु दर कम करने में खासी भूमिका निभाई है। भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में थेरेप्यूटिक डिफेंस की पहली पंक्ति बनी हुई है। ब्राज़ील, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हर देश में जंग जारी है, भारत भी वैक्सीन के बनने तक इसे नियंत्रण करने की कोशिश में है। भले ही इसको लेकर कोई वैक्सीन ना आई हो, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी ने एक नई उम्मीद जताई है। प्लाज्मा थेरेपी तकनीक के तहत कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के खून से एंटीबॉडीज लेकर उनका इस्तेमाल गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अभी इस थेरेपी को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें एक रिस्क हमेशा बना रहेगा। लेकिन जिन राज्यों या अस्पतालों को केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च से मंजूरी मिल रही है, वो इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखना ये होगा कि दुनिया के देशों की एकजुट कोशिश कब रंग लाती है और कोविड-19 की वैक्सीन कब मिलती है। जानकारी दे रही थी सुप्रीत अनीजा। आज भारत में जहां 2 और सप्ताह के लिए तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, वहीं पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई। शराब की दुकानें खुली तो खरीदारों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कोरोना वायरस को रोकने में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ही अब तक सबसे कारगर बताया गया है, लेकिन दुनिया के जिन जिन देशों में लॉकडाउन खुला है, वहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के मामलों का क्या है संबंध, समझा रहे हैं आजतक.com के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों पर नजर रख रहे संवाददाता रिचीक मिश्रा। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें अब कुछ राहत दी जा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे जैसे राहत मिल रही है लोगों को, वैसे वैसे नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के। चीन में और भारत में करीब 2600 के आसपास दोनों देशों में मामले आए हैं सामने, लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के बाद। रूस में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सामने आए हैं। ये करीब 10,633 लोग हैं जो 24 घंटे में जिनके बारे में रिपोर्ट की गई है। ब्रिटेन में भी केसेस बढ़े हैं और अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1400 से ज़्यादा मामले आए हैं। हालांकि वहाँ अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चीन में जो मामले सामने आए हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद पिछले मंगलवार को 5 दिनों के लिए कई जगहों पे जो हॉलीडे
मनाने की स्पॉट्स हैं या खूबसूरत जगहें हैं या पार्क हैं, उन सबको खोला गया था। नतीजा ये हुआ कि पिछले हफ्ते शुरुआत के 2 दिनों में बीजिंग के पार्कों में करीब 1,70,00,000 से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया है। वो अपने परिवार के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। कई जगहों पर अभी जो खाली चल रहे थे, जहां लोग घूमने नहीं जा रहे थे, वहां पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर, चीन में जब से छूट दी गई है उसके 1 हफ्ते के अंदर 30% लोगों की संख्या देखी गई है। मतलब 0 से 30% हो गए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। ये बड़ा इजाफा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक नया ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है नंबर्स का, कोरोना वायरस के पेशेंट्स का नंबर अगर हम देखें तो रूस में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी तक रूस के मामले बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस पेशेंट्स का सामने आना ये एक बड़ी चेतावनी है। ये कहा जा सकता है कि रूस में अगला गढ़ बन सकता है कोरोना वायरस का। और जैसे अभी भारत की बात करें तो भारत में अभी करीब 40,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। करीब अपने देश की करीब 70 से 80% की आबादी जो है वो लॉकडाउन में है। उसके अलावा 1300-1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी तरह दुनिया भर के कई देशों में यही स्थिति है। लॉकडाउन के मिलने वाली जो छूट है उसको लोग सही से समझ नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, सेल्फ हाइजीन और अपनी सुरक्षा का ख्याल एकदम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इन देशों में कोरोना वायरस की एक लहर दोबारा दौड़ी है। ये वापस भी आ सकती है सभी जगहों पे अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो। शुक्रिया रिचीक मिश्रा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकारें कई मोर्चों पर लड़ रही हैं। जहां एक तरफ लोगों को इस महामारी से बचाना है, वहीं अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करना भी एक बड़ी चुनौती है। यूरोपीय देश अब लॉकडाउन में ढील देने और कर्मचारियों को दोबारा काम पर वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। इंग्लैंड की सरकार ने वर्क प्लेस में नए नियमों का एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलेगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। यूरोपीय देशों ने वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा उभारने के लिए नए नियम और कानूनों का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। यहाँ की सरकार ने वर्कप्लेस में काम करने के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयर को कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने, ऑफिस में कम से कम उपकरणों का इस्तेमाल करने और जहां संभव हो वहां पर घर से काम करने की सिफारिश की गई है। कर्मचारियों के लिए वर्कप्लेस को हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था करना जैसे प्रावधान लागू किए गए हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल करें और ऑफिस जाने के समय में बसों और ट्रेन में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सरकार कर्मचारियों को साइकिल से और पैदल चलकर ऑफिस पहुंचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ट्रेन, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है। वर्कप्लेस में कर्मचारियों का नियमित रूप से टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इसके अलावा उनके हेल्थ की स्क्रीनिंग भी नियमित अंतराल में की जाएगी। बीबीसी के हवाले से छपी खबर के अनुसार कर्मचारी नए सुरक्षा नियमों का स्वेच्छा से पालन करें। इसके लिए सरकार की ओर से 1 पाउंड सोशल डिस्टेंसिंग भत्ता हर घंटे के हिसाब से देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने इसके लिए अलग से 1 लाख पाउंड के बजट की व्यवस्था की है। वहीं जो एम्प्लॉयर नए कानूनों की अवहेलना करेंगे उन्हें दंडित करने की बात भी कही गई है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी देशों को अपने अनुभव साझा करने की जरूरत है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन विकसित होने की उम्मीद जताई है। हालांकि कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अभी वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। विश्व इस संकट से उभरे, इसके लिए जनता को सरकार द्वारा निर्देशित नए नियमों और कानूनों के अनुसार खुद को ढालना होगा। शुक्रिया नुपुर।
कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन के बाद सबसे पहले लॉकडाउन घोषित करने वाले इटली ने आज से लॉकडाउन में कुछ छूट देनी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच तनाव को और हवा देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान के एक लैब से निकला है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद अब 35 लाख को पार कर गई है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने एक बार फिर लॉकडाउन की आलोचना की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर और क्या हो रहा है, सुनिए सुप्रीत अनेजा की इस रिपोर्ट में। नए सप्ताह की शुरुआत है और दुनिया के बहुत से देश अब भी लॉकडाउन में हैं, जबकि कुछ देशों ने प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देनी शुरू कर दी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख के पार हो चुकी है। अमेरिका में सोमवार से धीरे धीरे हालात नॉर्मल किए गए हैं और कई राज्यों ने अपने यहाँ दुकानें खोलने की इजाज़त भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब अमेरिका पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल के अंत तक अमेरिका के पास कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी। चीन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक देश पर अभी भी कोविड-19 के पलटवार का संकट है, क्योंकि 10 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों ने पिछले 2 सप्ताह में स्थानीय स्तर पर प्रसारित कोरोना वायरस के मामलों की सूचना दी है। उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों में जहां विकास दर कम हो रही है, अभी भी हाल के दिनों में रिपोर्ट किए गए अधिकांश नए संक्रमणों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और रूस में छोटे छोटे ठिकानों से मामलों की संख्या बढ़ रही है और विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि समग्र डेटा महामारी के वास्तविक प्रभाव से कम है। फ्रांस सरकार ने लॉकडाउन में रियायतें देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण यूरोपीय संघ, शेंगेन क्षेत्र या ब्रिटेन के किसी भी नागरिक को क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद प्रतिबंधों में कुछ ढील देते हुए सरकार ने ये घोषणा की है। हालांकि शनिवार को फ्रांस की सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए वो देश में आपातकाल की स्थिति कम से कम 24 जुलाई तक बनाए रखेंगे। जापान की सरकार देश में लगे आपातकाल को मई अंत तक बढ़ा सकती है। उधर पहली बार न्यूजीलैंड में 24 घंटों के भीतर कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। वेलिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में देश के स्वास्थ्य निदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने इसे सकारात्मक कहा है। शुरुआत में ही कड़े कदम उठाते हुए लॉकडाउन लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन की प्रशंसा हो रही है। देखना ये रहेगा कि दुनिया के देश लॉकडाउन उठाने के बाद कोरोना वायरस को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर क्या चल रहा है, बता रही थी सुप्रीत अनेजा। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर शाम 7:30 बजे का खबरों का प्रोग्राम। आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब आपसे हमारी मुलाकात हर सुबह 7 बजे भी हुआ करेगी। आज का दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से पूरा 1 घंटा 11 मई से शुरू हो रहा है। आज का दिन पता वही aajtak.in/रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं पूनम कौशल और अब सुनते हैं देश की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में। नेशनल राउंडअप के साथ मैं अखिल मित्तल। देश भर में लॉकडाउन के तीसरे चरण में अनेक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। देश भर में शराब की दुकानें खुलने पर भारी भीड़ दिखाई दी। कई जगह पुलिस को स्थिति पर काबू करना पड़ा। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। करीब 10 दिन पहले राज्य को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर रेड जोन में भी दुकानें खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 97 कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी दिल्ली को खोलने के लिए केंद्र से अपील करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों की बड़ी तादाद में वापसी को देखते हुए केंद्र से दी गई रियायतें प्रदेश में लागू न करने का फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 42,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक लोगों का स्वस्थ होना अच्छा संकेत माना जा रहा है।
विभिन्न राज्यों से हजारों मजदूरों को लेकर विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार पहुंच रही हैं, लेकिन इन श्रमिकों से रेल किराया वसूली का मामला तूल पकड़ गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों की आपत्ति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया है कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया था तो पीएम केयर्स के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया गया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी। मई माह और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स में लगभग 6% और निफ्टी में 5.7% की गिरावट दर्ज हुई। संघ लोक सेवा आयोग ने अगली सूचना तक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी। अब 20 मई तक हालात को देखकर परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते जहां अधिकतर उद्योग धंधे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं रिलायंस समूह की मोबाइल सेवा जियो के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक के बाद अब अमेरिका की दिग्गज इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक ने 5,655.75 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर्स की कीमत फेसबुक के मुकाबले करीब 12.5% ज्यादा लगाई है। सिल्वर लेक को इस खरीदारी के बदले जियो में सिर्फ 1% हिस्सेदारी मिलेगी। अमेरिकी कंपनी के इस निवेश के क्या मायने हैं, यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से। फेसबुक के छू लेने के बाद रिलायंस जियो को इक्विटी सोना हो गई है। इधर बीच में जब चारों तरफ कोरोना का संकट है, दुनिया की तेल कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, तेल कुओं में उत्पादन ठप हो रहा है, तो भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी अपना चोला बदल रही है और अब यह एक तेल कंपनी के बजाय एक डेटा और डेटा रिलेटेड सर्विसेज और ई मार्केट सर्विसेज की तरफ जा रही है। और ये इसकी शुरुआत फेसबुक के साथ हुई थी। फेसबुक ने जब रिलायंस की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद रिलायंस के शेयर भारतीय बाजार में मंदी के बावजूद नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और इससे स्पष्ट हो गया था कि रिलायंस की इक्विटी और रिलायंस की इक्विटी की जो वैल्यूएशन है वो आने वाले समय में काफी बढ़ेगी। दूसरा सरप्राइज बाजार को तब मिला जब सिल्वर लेक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। सिल्वर लेक एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वो होती हैं जो केवल अपने पास उपलब्ध पूंजी जो कि दुनिया में पैसे वाले निवेशकों की होती है, उसे किसी कंपनी में लगाती हैं जिसकी अच्छी संभावनाएं होती हैं और उस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद जो उससे होने वाला फायदा है, चाहे वो शेयर के प्राइस से हो, चाहे वो लाभांश के तौर पर हो, वो प्राइवेट इक्विटी फर्म का फायदा होता है। सिल्वर लेक दुनिया की एक बड़ी टेक इन्वेस्टर है जो टेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो फेसबुक के बाद सिल्वर लेक ने जब इस इक्विटी को उठाया है तो वो वैल्यूएशन, रिलायंस का वैल्यूएशन फेसबुक से ज्यादा बेहतर हो गया है और इसलिए सिर्फ 1% इक्विटी के लिए करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा सिल्वर लेक ने डाला है। इससे दो बड़े संकेत मिलते हैं। एक तो ये कि फेसबुक से जुड़ने के बाद रिलायंस जियो अचानक एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है पूरी दुनिया के टेक मार्केट में, भारत के बाजार में तो है ही। दूसरा ये कि इसने रिलायंस समूह की जो साख है, जो इक्विटी है टेक कंपनी के तौर पर, उसे बड़े पैमाने पर स्थापित किया है। और तीसरा ये है कि दुनिया के जो बड़े टेक इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास प्राइवेट इक्विटी है, जिनके पास पैसा है, वो कंपनियां रिलायंस की तरफ आ रही हैं। इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजारों को भी यह संकेत मिल गया है, भारत के निवेशकों को भी यह संकेत मिल गया है कि रिलायंस का अगला कोर बिजनेस तेल नहीं होने वाला है। अगला बुनियादी बिजनेस डेटा रिलेटेड सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, ई कॉमर्स, इस तरीके की गतिविधियां होने वाली हैं और रिलायंस धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रही है। बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी एक और राहत की खबर यह है, रिलायंस से जुड़े हुए निवेशकों के लिए एक और राहत की खबर यह है कि रिलायंस इस पूरी प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर अपना कर्ज भी कम कर रही है। ऐसी स्थिति जब सरकार निजी कंपनियों से कह रही है कि वो कर्ज लें, बैंकों ने ब्याज दरें घटाई हैं, आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है, तब देश की सबसे बड़ी कंपनी अपने को कर्ज से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो इस इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज दूर करने में भी जाएगा, जो पैसा आएगा, और इसके अलावा रिलायंस जियो के जो भविष्य के प्लान हैं, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उनमें भी इसका निवेश होगा। जियो के अलावा दुनिया की और भी जो टेक कंपनियां हैं, जिसे हम बेसिकली गाफा कहते हैं, बाकी कंपनियां घाटे में हैं, लेकिन ये कंपनियां लगातार उभर रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, गाफा से हमारा मतलब है कि एप्पल, फेसबुक,
गूगल और अमेजॉन, इनको हम गाफा कहते हैं, और इसके अलावा इसमें आप नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे ब्रांड भी शामिल कर सकते हैं। लॉकडाउन ने चूंकि दुनिया में खपत का कंजम्पशन का पैटर्न बदला है, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गूगल बड़े पैमाने पर इस तरीके की गतिविधियां संचालित कर रही है जिससे कि उसे नए कस्टमर मिल सके। फेसबुक ने अपना बिजनेस विस्तार करने के लिए भारत में रिलायंस के साथ निवेश किया है। एप्पल ने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को काफी तेजी से बढ़ाया है। जेफ बेजोस को ये दिखाई दे रहा है कि इस लॉकडाउन में और लंबे समय तक लॉकडाउन चलने के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोग ऑफलाइन खरीदारी करने नहीं जाएंगे, ऑनलाइन खरीदारी बड़े पैमाने पर करेंगे। तो जेफ बेजोस ने खुद आकर कंपनी के सारे प्रबंधन को नए सिरे संभालने और बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने की कोशिश की है। स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों के सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है। नेटफ्लिक्स को बड़े पैमाने पर स्ट्रीमिंग और डाउनलोड करने वाले ग्राहक मिल रहे हैं। तो लॉकडाउन के कारण चूंकि भौतिक गतिविधियां और लोगों के संचालन गतिविधियां बाहर हैं, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन कंपनियों के लिए, ये नए सिरे से अपने बिजनेस मॉडल पर काम कर सकें, और वो क्रमशः हम होते देख रहे हैं। जानकारी दे रहे थे अंशुमान तिवारी। वहीं रिलायंस जियो ने कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए एक टूल कोविड-19 सेल्फ टेस्ट सिम्टम्स चेक लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जियो की तरफ से हुई एक तकनीकी लापरवाही की वजह से यूजर्स का डेटा एक्सपोज यानी कि पब्लिक हो गया। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जियो के सिम्टम्स चेकर का कोर डेटाबेस इंटरनेट पर बिना पासवर्ड के पाया गया है। क्या है आखिर ये पूरा मामला, बता रहे हैं टेक की खबरों पर नजर रखने वाले आजतक.com के संवाददाता मुंजीर अहमद। रिलायंस जियो ने हाल ही में मार्च के आखिर में एक फीचर लॉन्च किया था जो जियो एप्स में दिया जाता है, कोरोना वायरस सेल्फ टेस्ट सिम्टम चेकर। इससे होता यह है कि आप यहां जाकर के ये पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना के लक्षण हैं या नहीं। इसके लिए इसमें आपको कुछ जानकारियां दर्ज करनी पड़ती हैं, जैसे आपकी उम्र क्या है, आपका वेट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास लोकेलिटी के बारे में, या फिर कई बार आपको लोकेशन एक्सेस भी देना पड़ता है। हालांकि ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको कोरोना के लक्षण हैं या नहीं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं। यूएस की एक वेबसाइट टेकक्रंच है जिसने दावा किया है कि इसका जो कोर डेटाबेस था इंटरनेट पर बिना पासवर्ड के पाया गया है। ये एक बड़ी चूक है, क्योंकि अगर डेटाबेस में कोई पासवर्ड नहीं है तो जो आपका डेटा है, जो भी जानकारी आपने फिल करी हैं, वो कोई भी आसानी से चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इस रिपोर्ट के बाद रिलायंस जियो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने इमीडिएट एक्शन ले लिया है। फिलहाल कंपनी ने ये नहीं कहा है कि इस डेटा लीक से कितने लोग प्रभावित हैं और आगे इस तरह का डेटा लीक ना हो, इस चीज को कंपनी कैसे सुनिश्चित करेगी। जानकारी दे रहे थे मुंजीर अहमद। और अब बाजार का हाल। फिटनेस स्टार्टअप क्योर.फिट ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है और कई स्टोर्स बंद कर दिए हैं। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव फिर से बढ़ने का असर वैश्विक बाजारों पर भी हुआ है। यूरोप के बाजारों और तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन आज शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज सेंसेक्स में साल की चौथी बड़ी गिरावट देखी गई, तो वहीं निफ्टी भी 550 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। हमारे एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंकधर मार्केट अपडेट में आपको लगातार बता रहे थे कि जब तक निफ्टी 10,500 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 10,000 के स्तर को छूते ही बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। क्या रही इस गिरावट की वजह और आज बाजार के टूटने के क्या मायने हैं, बता रहे हैं शुभम शंकधर। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र तो जो था वो काफी बिकवाली वाला रहा। पूरे बाजार में अगर आप देखें तो चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, सभी जगह भारी बिकवाली देखने को मिली। फ्राइडे को जब निफ्टी ने 10,000 का एक स्तर छुआ था, और अगर आपको याद हो, हमारे श्रोता जो लगातार हमारे इन पॉडकास्ट में जुड़ते हैं, हम लोग लगातार ये बोल रहे थे कि मार्केट में विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि जब तक ये रैली बाजार की 10,000 10,500 से ऊपर नहीं टिकती है, तब तक इसमें बहुत कन्विक्शन नहीं है, तब तक इसके बहुत टिकने की उम्मीद नहीं है। और वही हमने देखा कि 10,000 जैसे ही निफ्टी ने टच किया और उसके बाद बाजार में एकाएक गिरावट देखने को मिली, और आज सेंसेक्स 2,000 से ज्यादा पॉइंट टूट गया। सेंसेक्स निफ्टी के अलावा मिड कैप इंडेक्स में भी 4% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3% से ज्यादा गिर गया। बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आज जो लीड कर रहे थे वो बजाज फाइनेंशियल, HDFC, ये जो शेयर थे जिनमें
बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो शेयर, मेटल शेयर भी बिगेस्ट लूजर थे, जहां 7 से 8% की गिरावट थी। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज के बाजार की थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं उसका कास्केडिंग इफेक्ट था, वो था यूएस चाइना का जो टेंशन है वो दोबारा से बढ़ता दिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि चाइना पे वो एक फ्रेश, जो चाइना से इंपोर्ट होता है उस पर एक फ्रेश टैरिफ लगा सकते हैं, और जिसका उन्होंने जिक्र किया कि चाइना ने गलती की जिसकी भरपाई पूरी दुनिया कर रही है। उनका इशारा निश्चित तौर पर कोरोना वायरस की तरफ था। तो जैसे ही यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर है वो दोबारा बढ़ सकता है, एक इसके संकेत मिले, पूरी दुनिया के बाजार, अमेरिका, एशिया के तमाम बाजार अगर आप देखें तो यूरोपियन बाजार जो आज दोपहर खुले तो वहां भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टेक्निकली, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 का स्तर जो था, जहाँ पर बड़ा एक रेजिस्टेंस था, जहाँ बाजार में बड़ी सप्लाई खड़ी थी, हमने देखा कि जैसे ही बाजार दोबारा वहां पहुंचा वो सप्लाई मार्केट में आई जिसने तोड़ दिया। तीसरा बड़ा कारण था आज जो ऑटो के, हमने देखा कि ऑटो कंपनियों ने नतीजे देने शुरू किए। सारी बड़ी कार कंपनियां, चाहे वो ऑटोमोबाइल का टू व्हीलर हो, चाहे वो कार कंपनियां, सारी ऑटो कंपनीज की तरफ से जो सेल्स की फिगर निकल के आई वो 0 निकल के आई। ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। इसके अलावा पीएमआई इंडेक्स आया मैन्युफैक्चरिंग का, जो 27 के लेवल पर पहुंच गया। ये समझने की बात है कि जो पीएमआई इंडेक्स है वो 50 के आसपास हमेशा ट्रेड करता था। 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, जबकि 50 और 50 से नीचे उसमें दबाव माना जाता है। वो एकाएक अप्रैल में 27 के स्तर पर आ गया। पीएमआई इंडेक्स अगर हम अपने श्रोताओं को बता सकें तो वो इंडेक्स होता है जो आपके फैक्ट्रियों से कितने ऑर्डर निकल के आ रहे हैं, नए ऑर्डर, उसकी बताता है। अगर वो 50 के ऊपर, यानी कि फैक्ट्रियों से जो ऑर्डर आने की रफ्तार है वो अच्छी बनी हुई है, और अगर उससे कम है तो ऑर्डर अभी कम आ रहे हैं। सोचिए कि जब फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद पड़ी हैं लॉकडाउन में, तो उनसे नए ऑर्डर कैसे आएंगे। तो पीएमआई इंडेक्स का नंबर खराब आना, ऑटो कंपनियों के नंबर खराब आना, 10,000 के लेवल पर जिन पर बाजार पहुंच गया था टेक्निकली, वहां से बड़ी सप्लाई का, यूएस चाइना के फ्रेश ट्रेड वॉर से पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई, ये ऐसी कॉकटेल बाजार के लिए बना दी जिसने आज बाजार को तोड़ दिया। शुक्रिया शुभम शंकरधर। और अब सुनते हैं दुनिया की बड़ी खबरें नेशनल राउंडअप में। इंटरनेशनल राउंडअप के साथ मैं अखिल मित्तल। दुनिया भर में 35 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और 2,47,000 से अधिक की जान गई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी से लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। इसका आयोजन आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान के राष्ट्रपति ने किया था। रूस में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वहां 10,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। 1,34,000 से अधिक संक्रमित लोगों के साथ रूस दुनिया में 7वें स्थान पर है। अफगानिस्तान में सरसरी तौर पर किए गए 500 टेस्ट में से 1/3 पॉजिटिव मिलने पर संक्रमण के बहुत अधिक फैले होने की आशंका पैदा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन नतीजों पर चिंता व्यक्त की है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से ने विपक्षी दलों के इन दावों को खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति संसद भंग होने के बाद किसी भी कार्य के लिए धन का आवंटन नहीं कर सकते। श्री राजपक्से ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी काम के लिए धन आवंटित करने का पूरा अधिकार है, भले ही संसद की मंजूरी हो या नहीं। श्रीलंका में कोविड-19 से उपजे संकट के कारण संसदीय चुनाव कराने में देरी हुई है और अब चुनाव की नई तारीख 20 जून तय की गई है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना के इलाज के लिए जो नई दवा विकसित की है उसका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन में परीक्षण चल रहा है। बायोटेक कंपनी सिनियरजेन ने इंटरफेरॉन बीटा प्रोटीन से ये दवा विकसित की है। परीक्षण के शुरुआती नतीजे जून के अंत तक आने की उम्मीद है। 18वीं सदी में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले टीपू सुल्तान की आज पुण्यतिथि है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। लोगों के पास उन्हें याद करने की अपनी अपनी वजह है, लेकिन एक बात जिससे सब सहमति रखते हैं वो है टीपू की निडरता, जिसके बल पर उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को कठिन चुनौती दी थी। कहा जाता है कि उनके नाम से अंग्रेजी सेनाएं कांपती थीं। नामी गिरामी में आज बात टीपू सुल्तान की। साल 1782 दक्षिण भारत का मैसूर राज्य गद्दी पर बैठता है एक ऐसा शासक जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सबसे कठिन चुनौती देता है।
टीपू सुल्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज हम बात करेंगे शेर मैसूर यानी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान मंझले कद का ऐसा शासक जिसकी क्षमता का कद बहुत ऊंचा था, जिसने अंग्रेजों को यह यकीन दिलाया कि भारतीय राज्यों के शासक भी आधुनिकता की समझ रखते हैं और जिसे अंग्रेजों ने भी एक समय अपना सबसे खतरनाक शत्रु माना। टीपू ने जब मैसूर की सत्ता संभाली तो आधुनिक व्यापार और उद्योग को काफी महत्व दिया। इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखते हैं कि टीपू सुल्तान एक जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। जिन नए विचारों की तरफ बिपिन चंद्र ने इशारा किया वो बदलाव की इच्छा और शुरुआत थी जो टीपू ने मैसूर में की थी। एक सुधारक के रूप में टीपू ने एक नए कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को प्रचलित किया, माप तौल के नए पैमाने को अपनाया और कृषि सुधार लागू किए। इतना ही नहीं, इतिहासकारों के अनुसार टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी क्रांति में काफी दिलचस्पी थी और उसने श्रीरंगपट्टनम में न केवल स्वतंत्रता वृक्ष लगाया बल्कि जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर नजफ हैदर कहते हैं कि टीपू केवल क्षेत्रीय शासक नहीं था बल्कि वो एक राष्ट्रीय नायक भी था। ये कि टीपू सुल्तान एक रीजनल रूलर ही नहीं बल्कि एक नेशनल हीरो भी हैं। और हीरो मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हीरोज कोई मॉरल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जिनको हम सिर्फ इस वजह से याद करते हैं कि वो अच्छे थे और उन्होंने अच्छा काम किया था। हीरो हिस्टोरियंस उनको मानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है और उस वक्त के हिसाब से उन्होंने वो काम किए हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यूरोपियनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो नई चीजें थी वो उन्होंने टीपू सुल्तान ने किया है। प्रोफेसर नजफ हैदर। टीपू के धार्मिक विचारों को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टीपू दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु और आजाद ख्याल था, लेकिन हिंदुत्व प्रभावी इतिहासकार इसे नकारते हैं। उनका मानना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी और मूर्ति पूजकों का विरोधी था। यदि टीपू ने मंदिरों के लिए अशर्फियां दी तो मंदिरों को तोड़ा भी। आरएसएस विचारक और सांसद राकेश सिन्हा कहते हैं, मैं टीपू के बारे में उनका एक पत्र का उदाहरण दे रहा हूं। 18 जनवरी 1790 को उन्होंने सामन खान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में कहा, आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री रिसेंटली इन मालवार एंड ओवर 4 लाख हिंदूज हैव बीन कन्वर्टेड टू इस्लाम। 4 लाख हिंदुओं को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सवाल कन्वर्जन का नहीं है, सवाल है कि एक शासक के रूप में उनकी सामाजिक दर्शन क्या था। उनका सामाजिक दर्शन क्या यह था कि दूसरे धर्मावलंबियों को अपने धर्म में परिवर्तित करो। थॉमस मुनरो ने क्या लिखा है, 90% ईसाइयों को उन्होंने कैप्टिव बना लिया था, 10% ईसाई भाग पाए थे। चर्चों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मास कन्वर्जन हुआ, मास रेप हुआ और टीपू सुल्तान उसको जस्टिफाई करते रहे। ये थे राकेश सिन्हा। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जिस बात पर तमाम इतिहासकार एकमत हैं वो है टीपू का प्रभावशाली सेना नायक और दुस्साहसी योद्धा होना। अपने साहस को अपनी सेना के साहस में भरने के लिए टीपू ने मैसूर में ही आधुनिक हथियार बनवाने शुरू किए थे। उन हथियारों की आज तक चर्चा होती है क्योंकि शेर मैसूर के हर हथियार पर शेर की आकृति अवश्य होती थी। वर्ष 2015 में लंदन के मशहूर नीलाम घर बॉनहेम्स में टीपू सुल्तान के हथियारों को नीलामी से पहले रखा गया था। वहां पर जिस हथियार ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था वो थी टीपू सुल्तान की फ्लिंट लॉक वाली बंदूक, जिसके कुंदे पर चांदी की धारी वाला बाघ बना हुआ था। इसके अलावा जिस हथियार की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है बाघ बनी रत्न जड़ित तलवार। टीपू ने अपने शासन में रॉकेट तक का नया प्रयोग किया था। मैसूर के इस शेर ने अंग्रेजी सत्ता को बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। देशी और विदेशी ताकत में अंतर रखने की समझ रखने वाले इस योद्धा को अंग्रेजों ने हराया तो सही, लेकिन इसके लिए उन्हें साठ गांठ का सहारा लेना पड़ा। एक जाबाज की तरह लड़ते हुए 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू वीर गति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान को लेकर तमाम विवाद हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो घटना टीपू सुल्तान का कद राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करती है वो है आत्मसमर्पण के विकल्प के बावजूद युद्ध भूमि पर डटे रहना। टीपू सुल्तान ने कहा था,
गीदड़ की तरह लंबी जिंदगी से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। और टीपू सुल्तान ने अपना जीवन एक दिन नहीं, हमेशा शेर की तरह जिया। शुक्रिया अंजुम शर्मा। और रोजाना की तरह अब वक्त है आज के फैक्ट चेक का। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। ये बात तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियों पर संकट आ गया। बहुत से रोजगार ऐसे हैं जिसमें जो लोग काम करते थे उनके भविष्य के आगे सवालिया निशान लग गया। कुछ पता नहीं कि स्थिति कब ठीक होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मजबूरी का फायदा उठाकर जो लोग संकट में फंसे हुए हैं उनको बेवकूफ बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं या किसी और तरह से फायदा कमाना चाहते हैं। आपने ऐसी कई फर्जी वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आई और किसी तरह से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि आप उस वेबसाइट पर जाएं, अपना नाम, पता, ऐसी चीज़ें डालें, अपने डेटा डालें ताकि वो डेटा इकट्ठा कर सकें। लेकिन इस बार हम जिस वेबसाइट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है rsby.org, ये वेबसाइट दावा करती है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के नाम से एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसके तहत जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अगर इस वेबसाइट की माने तो ये योजना भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाई है। वेबसाइट ये भी दावा करता है कि ये एक सीमित समय के लिए है। सिर्फ पहले 40,000 जो लोग इस पर अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पर आकर उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ में ये वेबसाइट ये भी कहती है कि अपने जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पर उनकी डिटेल्स को जांचने के लिए 250 रुपये का वेरिफिकेशन चार्ज लगेगा। और साथ में ये वेबसाइट ये कहती है कि जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में। हमने कैसे इस वेबसाइट की जांच की ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसके झांसे में बिल्कुल ना पड़ें। ये जो वेबसाइट है ये पूरी तरह से फर्जी है, बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाई गई है। और हालांकि अब शिकायत होने के बाद, रिपोर्ट्स होने के बाद इस वेबसाइट को कल ही बंद भी कर दिया गया है। यानी अब इस वेबसाइट पर अगर आप जाकर इसको देखना चाहें तो हो सकता है कि वेबसाइट आपको चलती हुई ना मिले। rsby.org। अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे पड़ताल की इस वेबसाइट की। सबसे पहले .org जिस वेबसाइट के अंत में होता है, आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि वेबसाइट सही होगी क्योंकि org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और ज़्यादातर मामलों में लोग देखते हैं कि जिस वेबसाइट के अंत में org होता है ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वेबसाइट सही होगी। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर देखते तो आप देखते कि ये वेबसाइट की जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है ये बिल्कुल किसी सरकारी वेबसाइट जैसी लगती है। सरकार की जो वेबसाइट होती है भारत सरकार की वैसी दिखती है। उसके ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का अशोक चक्र भी लगा हुआ है। और देखने से पहली नज़र में कोई भी इसको धोखा खा सकता है कि शायद ये सरकार की ही वेबसाइट हो। लेकिन जब इस वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे 250 रुपये मांगती है, अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहती है, यानी सारे अपने आपके डिटेल्स यहाँ भरने को कहती है। जब हमने जाकर देखा कि इस वेबसाइट की असलियत क्या है, हमने इसके डोमेन टूल्स में जाकर जब जांच की कि वेबसाइट कब बनी है, किसने बनाई है, इसका आता पता क्या है, तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि ये वेबसाइट जो है उसको बने कुछ ही महीने हुए हैं। पिछले साल 18 दिसंबर को इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी ये ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है, हाल में ही बनाई गई थी। GoDaddy पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जहां पर सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कब बनी है। GoDaddy ऐसी सुविधा देता है कि वेबसाइट के जो बनाने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, बाकी डिटेल्स अपनी चाहें तो छिपा सकें, और इस वेबसाइट ने भी ऐसा ही किया है। इसकी वेबसाइट्स पर आपको और डिटेल्स कोई नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये जिस वेबसाइट का हमने जिक्र किया rsby.org, ये वेबसाइट फर्जी है। यहाँ पर हालांकि अब ये वेबसाइट शायद ना चले, लेकिन अगर ये चलती भी है तो ऐसी वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, पता, डेटा या किसी तरह का कोई पैसा ना जमा करें क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ही बनाई गई है।
अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। अब तक की मुख्य खबरों के साथ मैं अखिल मित्तल। देश भर में लॉकडाउन के तीसरे चरण में अनेक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ पाबंदियों के साथ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 42,500 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक लोगों का स्वस्थ होना अच्छा संकेत माना जा रहा है। विभिन्न राज्यों से हजारों मजदूरों को लेकर विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार पहुंच रही हैं, लेकिन इन श्रमिकों से रेल किराया वसूली का मामला तूल पकड़ गया है। गैर भाजपा शासित राज्यों की आपत्ति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया है कि अगर रेलवे ने खर्च उठाने से इनकार कर दिया था तो पीएम केयर्स के जरिए भुगतान क्यों नहीं किया गया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्च उठाएगी। दुनिया भर में 35 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और 2,47,000 से अधिक की जान गई है। रूस में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वहां 10,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। तो दिन भर के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, जो 2 और सप्ताह तक चलेगा। कुछ इलाकों में छूट दी गई है तो कई जगह पहले की ही तरह सख्त पाबंदियां हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकलना। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। आपको देश दुनिया की हर जरूरी खबर से अपडेट रखने के लिए हम आपके साथ हैं ही। अब आप हमें आजतक.com के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। और हाँ, अपनी राय हमें ज़रूर भेजते रहें radio@aajtak.com पर। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।